हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें फिर से 15 टू 16 या हो सकता है 17। देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। एक आपको पता ही है कि बेसिक से एडवांस तक जैसे आपका क्वेश्चन जल्दी हो वो सारे मेथड आपको बताए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2/5 और 3/4 को जब जोड़ा जाएगा तो कितना होगा। अरे भैया, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 2/5 3/4, इन दोनों का गुणा नीचे लिखते हैं, इसका इसमें गुणा यहाँ लिखते हैं, बीच का निशान पटक देते हैं, इसका इसमें गुणा यहाँ लिखते हैं। तो ऊपर आ रहा है 15 और 8 23, नीचे आ रहा है 20। अगर सही में बदलवा रहा है तो ठीक, नहीं तो यही 23/20 कौन सा है भैया। ओहो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। एक सही 3/20 है ये। इसको आप ये पढ़िएगा, ये एक सही 3/20 है। एक सही 3/20 है ये, मतलब इसको बदलना पड़ेगा। अब सोचो 20 का पहाड़ा 23 में एक बार गया कि नहीं, 20 से कम 20, 3 हासिल, तो वो हासिल ऊपर पटकते हैं और जो संख्या नीचे है वो संख्या नीचे पटकते हैं। डायरेक्ट हम कर सकते हैं। एक सही 3/20 हमारा आंसर हो गया, यानी सी वाला सही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। 20 दिन में मिनट की संख्या निकालते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 20 दिन, इसका मतलब 20, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 आवर्स लिख दिए। कह रहा है मिनट तक पहुंचिए, तो 24, इस घंटे को हटा करके, मतलब एक घंटे को हटा करके हम यहां लिख दिए 60 मिनट। ये हो गया है मिनटों की संख्या। आप चाहो तो गुणा कर लो। देखो 6 का, अच्छा ये 2 है तो यहां से 1200 हो गया, इसका गुणा इसमें कर दिया। ठीक है, अभी 24, यहाँ मिनट बचा हुआ है। गुणा चाहे जैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना ही आने वाला है। 12 चौक 48 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28, यानी 288 और साथ में ये मिनट। इतने मिनट आए हैं। कह रहा है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर। अच्छा, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। आराम से देखिए कैसे करना है। 5 घंटे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, चेक सबको करना है। तो एक ही बार लिखिए, काम सब पे चलाइए। देखिए 5 घंटे लिखा, घंटा हटाया 60 मिनट लिखा, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुणे में 60, मिनट हटाया तो 60 सेकंड लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आ गया 5 छक 30, 30 छक्का 180, अभी डबल जीरो के साथ इतना सेकंड। यहाँ पे 288 डबल जीरो, यहाँ 180 डबल जीरो, ये नहीं सही है। देखो फर्क कहां होगा अगले में। देखो 6 घंटे में बस इस 5 को 6 बना दो, अगले वाले में इस 5 को 6, 6 गुणे 60 गुणे 60 कितना हो जाएगा भैया। 6 गुणे 6 गुणे 6 216 होता है। डबल जीरो क्या इतना आ रहा है, 216 नहीं 288 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 7 देखते हैं, बस यही खाली चेंज करना है यही। तो यहां हो जाएगा 7 गुणे में 6 गुणे में 6, इतना सेकंड। यहां से 36, 36 सतह कितना होता है। अच्छा चलो गुणा कर लेंगे, 3600 गुणे में 7, 7 छक 42, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 7 त्रिक 21, 21 4 25, 252, इसका मतलब ये भी नहीं सही है। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। इसको चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। 3 और 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, सही है। समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश इसमें भी है, 90 अंश इसमें भी है, तो हम दोनों में गुणा करते हैं, बाद में जोड़ देंगे। तो यहां से कितना आ गया, 270 इसमें आ रहा है। अरे एक समकोण होता तो 90 अंश, दो समकोण होता तो 90 दूना 180, 3 समकोण है इसलिए 270 अंश यहां से आ रहा है। और ये कट गया 30, यानी 30 अभी और है।
270 यहाँ है, 30 ये है, दोनों मिल करके 270 प्लस में 30 तो कितना हो गया 300। 300 अंश किसमें है भैया 300? 300 है ही नहीं क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है, आप चाहो तो पहले जोड़ करके फिर 90 से गुणा करो। हमने 90 से गुणा किया, 90 से गुणा किया, बाद में जितना है दोनों को जोड़ दिया। चलो भैया नेक्स्ट कह रहा है कि एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो हमारे पास एक वायर है जो है 120 सेंटीमीटर, इसको मोड़ करके क्या बनाया गया है? इसको बनाया गया है समबाहु त्रिभुज। मान लो कि यही है समबाहु त्रिभुज, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजा बराबर है। अगर हम यही 120 सेंटीमीटर ऐसे मोड़ करके लगा दिए और तीनों भुजा बराबर है, इसका मतलब तीनों को बराबर बराबर मिलेगा। तो 120 रुपया 3 लोगों में बांटना है, कहने का मतलब यही है 120 रुपये 3 लोगों में बांटना है, तो हर एक को 40-40 रुपये पड़ेगा। बस बात खत्म हो गई। समझाने का तरीका ये था, करने का तरीका बस 120 में 3 से भाग देना था, तो उत्तर आ गया 40 सेंटीमीटर। सही है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देखो 16.5 गुणे 3 है, माइनस 35 भागे 5 है, माइनस 3 गुणे 13.5 का मान क्या होगा? हम इसको दो तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले 13.5 गुणे में 3 माइनस 35 भाग में 5 माइनस 3 गुणे में 13.5, ये क्या हो गया 13.5। पहला मेथड जो आप लोगों को आता होगा, सर जी यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, यहाँ गुणा है, तो इन दोनों को गुणा करते हैं। 3 पचे 15 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, 3 एकम 3 1 4, यानी 40.5 आ गया। माइनस 35 में 5 से भाग देना, उत्तर आएगा 7। फिर माइनस ये वाला नोट हो गया। गुणा करना है 13 3 39, 40.5 ये भी आएगा। क्या वही चीजें हैं क्या भैया? ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 16 है, 13 नहीं भैया, मिट जाओ भैया, यहाँ 16 है। तो 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 19, 3 एकम 3 1 4, 49.5। अब यहाँ से आ रहा है 40.5। ठीक, बहुत अच्छी बात है। आप चाहो इन दोनों को जोड़ दो, फिर इसमें से घटा दो, या फिर इन दोनों को पहले घटा लो, जितना है इसको घटा दो, चाहे जैसे करो, आंसर उतना ही आएगा। 49.5 में से 7 निकालोगे तो 42.5 आ जाएगा, माइनस 40.5। अब 42.5 में से 40.5 निकालोगे तो 2 आ जाएगा। उत्तर कितना आ गया 2। ये पहला तरीका है, ऑप्शन ए। दूसरा तरीका देखो, इससे भी बहुत आसान है। देखो हमारा क्वेश्चन हम फिर से नोट कर दे रहे हैं। 16.5 गुणे में 3 है, माइनस में 35 है, भाग में 5 है, 5 है ना, सही है, और माइनस 3 गुणे 13.5, ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओगे तो आप ऐसा सोचोगे सर जी ये और ये, इसमें 3 है कॉमन, 3 है कॉमन, तो हमने 3 को बाहर निकाल लिया। यहां बचा 16.5 और यहां बचा माइनस 13.5, और ये माइनस हमने नोट किया, इसको भाग दिया, उत्तर आया 7। सही है, यहां तक 3 कॉमन लेकर के उसको भाग दिया 7। सर जी 16.5 में से 13.5 निकाल देना है, तो बाहर 3 है, यहां भी 3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा, माइनस 7, यहां से उत्तर 9, माइनस में 7, फाइनल आंसर 2। खत्म। ये तो हम लिख करके बता दिए हैं, चाहो तो आप ओरल भी कर सकते हो। सर जी इन दोनों में 3 कॉमन है, 16.5 ये है, 13.5 ये है, इसका मतलब 3 बच जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया, यहां से भाग देंगे 7, 9 में से 7 निकाल दो 2 आ गया। चाहे आप 2 बार गुणा करो, चाहे 1 बार गुणा करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इतने में 5 के स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और इतने में 3 के अंकित मान, यानी इसको क्या बोलते हैं भैया, अंकित मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। ये है प्लेस, वो है फेस, फेस वैल्यू। अंकित मान किसी भी अंक का कभी नहीं बदलता है, और प्लेस वैल्यू
प्लेस के हिसाब से बदलती रहती है। अगर वो दहाई के है तो 10 हो जाएगा, अगर वो सैकड़ा है तो सैकड़ा हो जाएगा, है ना, 100 हो जाएगा, अगर 1000 पे है तो 1000 हो जाएगा। मतलब फेस वैल्यू हमेशा वही रहती है, प्लेस वैल्यू प्लेस के हिसाब से चेंज होती रहती है। इसमें 5 का स्थानीय मान, तो देखो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 नोट करेंगे, इसके बाद जितने लोग बच रहे हैं उतना 0 नोट कर देंगे, इसका मतलब 50,000 है। इसमें 3 का अंकित मान तो 3 ही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। 7 का अंकित मान 7, 9 का अंकित मान चाहे जहां रहे उतना ही रहेगा। कह रहा है कि इन दोनों का अंतर बता दो, तो ये 5,000 है, सॉरी ये 50,000 है, 50,000 में से 3 निकालना है। अगर आप ओरल करना चाहते हो तो 49,997 आएगा। अगर आप घटाना चाहे तो 10 में से 3 गए 7, यहां से 9 आएगा, यहां से 9 आएगा, यहां से 9 आएगा, यहां से 4 आ जाएगा, 49,997। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? बी वाला सही है। ठीक, आप ओरल कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ये सब तो क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गणित की कौन सी शब्दावलियां अपरिभाषित हैं यानी इनफाइनाइट है? जिसका उत्तर इनफाइनाइट में आ रहा है वो आपको बताना है। नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है मतलब उसको हम बता नहीं सकते हैं गिन उनके। ठीक, देखो प्राकृतिक संख्या, क्या आप इसको गिन सकते हो? 1 2 3 4 5। आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, आपके पहले पता नहीं कितनी पुश्तें चली गई हैं वो नहीं गिन पाए, तो हम लोग कैसे गिन पाएंगे? इसका मतलब इसको कोई भी नहीं गिन पाएगा, आज नहीं, जब तक दुनिया है तब तक कोई नहीं गिन पाएगा। इसका मतलब ये है अपरिभाषित, तो ये ऑप्शन ए वाला फिलहाल के लिए सही। ठीक, एक चतुर्भुज के विकर्ण, कोई भी अगर आपके पास चतुर्भुज बना हो, कोई भी चाहे जैसा चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तो उसमें 2 ही विकर्ण होते हैं हमेशा। उस फिगर में कितने विकर्ण रहेंगे? 2, यानी इसको तो हम गिन सकते हैं। तो भैया तुम इसमें कहां आ गए? ये गलत। रेखा, आप रेखा को गिन सकते हो? सर जी देखो गिनते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनते रहो ऐसे जिंदगी भर। इसका मतलब ये भी सही है, अपरिभाषित है। बिंदु, कितने बिंदु होते हैं? लो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितने भी बिंदु बना दो, अपरिभाषित ये भी है। तो ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ए सी डी कौन से ऑप्शन में सही है? फोर्थ वाले में सही है। ठीक है, जिसको हम गिन पाए, जिसका आंसर फाइनाइट आए, वो नहीं पूछा जा रहा था, अपरिभाषित पूछा जा रहा था, नॉट डिफाइंड पूछा जा रहा था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। देखो आपने कैसे भी किया होगा वो सब सही है, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है। देखो ध्यान से देखो, आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 है, इसी पर खेल है, इसी पर 1/5 है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, 3 चीजों की बात हो रही है, आम की बात हो रही है, अशोक की बात हो रही है, और शेष नीम के वृक्ष हैं, यानी ये नीम के वृक्ष है। ठीक, 3 चीजों की बात हो रही है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है, ये देखो 12 है, तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं ये आपको बताना है। कोई बात नहीं, बहुत आराम से देखो। कह रहा है सर जी जितने बाग में पेड़ हैं उनका आधा अशोक के वृक्ष हैं। देख लो लिखा हुआ है आधे वृक्ष अशोक के हैं। सबसे पहले ये जो 1/5 लिखा है, नीचे जो 5 है वो टोटल को शो करता है, सबको शो करता है। तो ये 5 है, इसलिए आधा करना इसका मुश्किल है। ये टोटल इतने पेड़ हैं, इसमें से हमें अशोक को देना है आधा, तो ये दिक्कत है ना। इसलिए हम इस संख्या में अपने पास से किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, एक्सेप्ट 0, 0 से ना करिएगा। 2 से हमने ऊपर किया, 2 से नीचे किया, कोई भी गलत वो नहीं कर सकता है। ऊपर 2 आया, नीचे 10 आया, ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, बस खाली समझने का तरीका 2/10 है। सही है, देखो 10 हिस्से में से 2 हिस्सा आम का है, 10 टोटल हिस्सा होता है ना, नीचे टोटल हिस्सा 10 है, पूरे बाग में 10 हिस्सा लगा है, 10 हिस्से में से 2 हिस्सा आम का। देखो आम के वृक्षों की संख्या 1/5 है, इसका मतलब 2/10 है, 10 में से 2 हिस्से आम के हैं। ठीक है,
हिस्सा है, हिस्सा हिस्सा कितने आम के वृक्ष नहीं पता, लेकिन 2 हिस्सा इसको मिलेगा। शेष कह रहा आधे वृक्ष अशोक के हैं, 10 टोटल हिस्सा है, यानी 5 हिस्सा अशोक को मिलेगा। सही है। कह रहा है शेष नीम का है, 5 हिस्सा इसको मिला है, 2 हिस्सा इसको मिला है, 7 हिस्सा हो गया, टोटल 10 था, इसका मतलब शेष हिस्सा नीम को मिला तो उसको मिला 3 हिस्सा। पहले ये समझ लो, हमने अपनी संख्या में 2 से ऊपर नीचे गुणा, आप चाहो तो 3 से भी कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, बस हमने छोटा नंबर इसलिए लिया ताकि छोटे से आपको जल्दी समझ में आएगा। हमने एक ऐसा नंबर लिया ताकि ये आधा हो सके, क्योंकि अशोक को आधा करना है, इसलिए 10 का आधा 5 आएगा। अब 5 का आधा 2.5 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। चलो देखो यहां तक समझ में आया। आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 है, इसका मतलब टोटल में से 2 हिस्सा आम का है। अशोक का कह रहा है आधा है, तो 10 का आधा 5 इसको दे दिया। कह रहा है शेष नीम का है, 5 हिस्सा इसको मिला है, 2 हिस्सा इसको मिला है, 7 हिस्सा खत्म हो गया, बचा 3 हिस्सा नीम का हो गया। सही है यहां तक। अब देखो क्वेश्चन में देखो, कह रहा है यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है, संख्या 12 है, हमारा हिस्सा कितना है 3, नीम का हिस्सा है 3, 3 का मान है 12, 3 हिस्से में 12 पेड़ आते हैं, 3 हिस्से में 12 पेड़ क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 3 हिस्सा, वो कह रहा है 12, इसका मतलब 3 हिस्से का मान 12 है, तो एक हिस्से का मान बता सकते हो 12/3, यानी एक हिस्से में 4 पेड़ आएंगे। कितने पेड़ आएंगे? 4 पेड़ आएंगे एक हिस्से में। किसका पूछ रहे हो सर जी? सबका बताया जा सकता है। एक हिस्से में 4 पेड़, तो आम के पेड़ों की संख्या 2 हिस्सा है, जो 4 दूनी 8 पेड़ इसको मिलेगा। अशोक को 4 पंजे 20 पेड़ मिलेगा, 4 तिहाई 12 पेड़ इसको मिलेगा, टोटल 4 दहम्मा 40 पेड़ है। सही है। एक छोटी सी वैल्यू से सभी वैल्यू निकल आई, सिर्फ एक हिस्से का मान 4 पेड़ आ गया। अगर 4 एक हिस्से का मान 4 है तो 10 का मान 40, 2 का मान 4 दूनी 8, 5 का मान 4 पंजे 20, 3 का मान 4 तिहाई 12। अब देखो पूछ क्या रहा है, तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं? आम के 2 हिस्से हैं, 4 दूनी 8, खत्म। इतना ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली समझने का तरीका आपको आना चाहिए। समझा हमने बहुत मेहनत से दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 5, 6, 12। इसका मतलब यह हुआ कि 3 ब्रांड है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। मतलब इसके एक पैकेट में 5 पेन मिलेगी, इसके एक पैकेट में 6 पेन मिलेगी, इसके एक पैकेट में 12 पेन मिलेगी। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान ये क्वेश्चन, ऑप्शन से ही करिएगा, बहुत जल्दी होगा। देखो ध्यान से देखो, समान संख्या में खरीदना है। अगर एक पैकेट खरीदता है तो 5, 2 खरीदेगा तो 10, 3 खरीदेगा तो 15, 4 खरीदेगा 20, 5 खरीदेगा 25, मतलब गुणा करते जाओ। अगर एक पैकेट तो 6, 2 का 12, 3 का 18, 4 का 24, 5 का 30, 1 का 12, 2 का 24, 3 का 36, 4 का 48, ऐसे होगा। कुछ भी नहीं करना है। ए वाला ए में गुणा कर दो, बी वाला बी में गुणा कर दो, सी वाला सी में गुणा कर दो, सबका मान बराबर आना चाहिए। यहां लिख दो। चलो यहां लिख दिया हमने 5 ए का, और इसका 6 पैकेट, सॉरी इसमें 6 इसमें 12, गुणा करो। 12 पंजे 60, 60 आ रहा है, 10 छक 60, 60 आ रहा है, 5 का 12 में 60। इसका मतलब यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 60 60 60 आ गए, तो यही हमारा आंसर हो गया, खत्म। बाकी देख लो सभी में बराबर नहीं, क्योंकि बोला है ना समान संख्या में होना चाहिए, समान। तो 12 पंजे 60, 10 छक 60, 12 पंजे 60, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। यहां से देखो 10 का 5 में 50 पेन ए वाली, 5 छक 30, अरे ये कैसे बराबर ही नहीं है। इसमें देखो 10 पचे 50, 12 छक 72, बराबर नहीं है। 5 का 5 में 12 का 6 में बराबर नहीं है, इसका मतलब पहले वाले में बराबर आ रहा है, तो यही सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। सबसे पहले वस्तु ये है, बिक्री ये है। कह रहा है ढोकला की बिक्री, इसकी यानी 900 की बात कर रहा है, ढोकला की बिक्री। बिस्कुट की बिक्री की आधी है, बिस्कुट कहाँ है भैया? 1800 की आधी है, 1800 है, 18,000 है।
18,000 की आधी है, नहीं है, आधी नहीं है, आधी कहाँ है? तो पूछा सही नहीं है, यही तो पहला वाला ऑप्शन ही है जो सही नहीं है। ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी है। अरे भैया ये 1800 है, ये 18,000 है कि 1800 है। चलो इस ऑप्शन को थोड़ा देर, हमें लग रहा है यहाँ एक जीरो ज्यादा हो गया है, थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, अगला पढ़ लेते हैं। ब्रेड की बिक्री बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री से 100 रुपए कम है। बिस्कुट ब्रेड की बिक्री कितनी है भैया? 2600, ये 2600 की बात कर रहा है। बिस्कुट और ढोकला 18,927। ओहो, तब इसका मतलब ये जो है ना, ये जीरो नहीं रहेगा, ठीक है, ये जीरो नहीं रहेगा, इसका मतलब यहां भी जीरो नहीं रहेगा, तो ये आ गया, ये 1800 है, कह रहा 18,927, ये दोनों 2700 की बात कर रहे हैं, 2700, 2600 2700 की कुल बिक्री से 100 रुपए कम है, ये सही बोल रहा है, सही है, 100 रुपया कम है, ये सही। वो कह रहा है कौन सा सही नहीं है ये बताओ, तो ये तो सही है इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। केक और पेस्ट्री की बिक्री, केक और पेस्ट्री 8,000, 8,000 की बात कर रहा है ये, किसकी बिक्री से? ब्रेड की बिक्री से 5400 रुपए अधिक है, ब्रेड 2600, ये भी सही बोल रहा है, 5400 रुपए, ये वाली ज्यादा है, तो सही वाला नहीं लेना, गलत वाला लेना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ एक जीरो जबरदस्ती है। बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री, बिस्कुट और ब्रेड यानी इन दोनों की 18 और 26, तो 18 26 होता है 44, 4400 की बात कर रहा है, 4400 की बात कर रहा है। केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है, किसकी भैया? केक और पेस्ट्री 8,000 है, हाँ, कह रहा है ये आधी है, आधी नहीं है, आधी नहीं है, वही तो पूछ रहा है कि सही नहीं है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन पिक किया जाएगा, चूज किया जाएगा। ये गलत बोला है, कौन सा सही नहीं है कौन सा गलत है ये बताना, तो ये वाला गलत है, ठीक, बाकी सब सही है। यहाँ पर देख लीजिएगा एक जीरो ज्यादा हो गया, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने इतने केजी बादाम, बहुत अच्छी बात है, इतने किशमिश है, इतने वस्तुओं को मिला दिया तथा इस मिश्रण के, अच्छा सबसे पहले मिश्रण करते हैं, 5.1 kg 1900 ग्राम, आगे है 2.6 kg। तो ऐसा करो, सबसे पहले सबको ग्राम में बदल लो, इसमें 1000 से गुणा कर दो, 1000 से गुणा होगा तो ये 5100 ग्राम हो जाएगा, ये ऑलरेडी इतना ग्राम है, इसमें 1000 से गुणा होगा तो ये 2600 हो जाएगा ग्राम। अब सबको मिला दिया गया है तो ये ग्राम में आंसर आने वाला है, 2 जीरो के साथ में 9 1 10 6 16 हासिल 1, तो 9600 आ गया, ठीक, इतना ग्राम आया, 9 किलो 600। कह रहा है कि इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए, 4 दर्जन, एक दर्जन में, एक डजन में 12 थिंग होती है, तो 4 दर्जन में कितना हो जाएगा? 12 गुणे 4 यानी 48, सही है, 48 पैकेट बनानी है, इतना ग्राम है। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक पैकेट का भार ग्राम में क्या होगा, तो बस इतना टोटल है, इतनी पैकेट बनानी है, भाग दे दो, टोटल में 48 से कम 48 दूना, यानी उत्तर आ जाएगा 200 पैकेट बनेगी। याद रखिएगा बार बार एग्जांपल दिया जाता है, 10 रुपए में 2 रुपए वाली चॉकलेट कितनी आएगी, तो टोटल में 2 रुपए से भाग दे दो 5 चॉकलेट आएगी, उसी तरीके से ये भी है, टोटल हमारे पास इतना है, 48 पैकेट बनानी है, 48 से भाग दिया, हमने आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है? 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है, बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना, ठीक, बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है, मग की धारिता बताओ। हो, हमारे पास 16 लीटर है, ठीक, 16 लीटर या 16,000 मिलीलीटर, क्योंकि आंसर मिलीलीटर में है इसलिए ml लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना मिलीलीटर की बाल्टी में दूध भरा हुआ है, इसको 40 बार में निकाला गया, 40 बार में,
16,000 तो 40 से भाग दे दो, वही अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन। तो उत्तर कितना आ गया 400 ml, 400 ml, 440 4000, ये वाला सही है 400 ml। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सभी वर्ग आयत, हाँ ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लो। पहले आयत के बारे में समझ लो कि आयत किसे कहते हैं। आयत में सिर्फ एक कंडीशन याद रखना है, सिर्फ एक कंडीशन। क्या कंडीशन है कि आयत, आयत होने के लिए प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है ही है। ये सब जो बताया जाता है कि साममुख भुजा बराबर, ये सब कुछ नहीं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, बस प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। अगर प्रत्येक कोण 90 अंश का है तो 101% वो सम्मुख भुजा बराबर ही लाएगा। अब दूसरा सुनो, वर्ग, वर्ग होने के लिए दो चीजें। पहली चीज, प्रत्येक कोण 90 अंश, दूसरा चारों भुजा बराबर। ये है वर्ग होने के लिए कंडीशन। आयत होने के लिए प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, वर्ग होने के लिए प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, साथ में चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, आयत कह रहा है कि अगर किसी भी फिगर में प्रत्येक कोण 90 अंश का है तो हम उसको आयत बोलेंगे। वर्ग कह रहा है कि हम 90 अंश कोण भी लेंगे प्रत्येक, साथ में चारों भुजा बराबर भी होनी चाहिए, तब हम वर्ग बोलेंगे। अब कोई ऐसा फिगर है जो वर्ग है, इसका मतलब उसका प्रत्येक कोण 90 अंश और चारों भुजा बराबर है, तो उसको आप आयत बोल सकते हो, क्योंकि इसके देखो प्रत्येक कोण 90 अंश है, वही उसके रिक्वायरमेंट है, तो सही है। इसका मतलब प्रत्येक वर्ग को, हर वर्ग को आयत बोला जा सकता है, लेकिन हर आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आयत में सिर्फ 90 अंश का कोण होता है। पता नहीं भुजा बराबर है कि नहीं, अगर भुजा चारों बराबर होगी तब उसको वर्ग भी बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। इसका मतलब हर वर्ग आयत तो होता है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होती। ठीक, कह रहे सभी वर्ग आयत हैं, ये सही है। कौन सा कथन सत्य है, सत्य हो गया, ये कौन सी दिक्कत। ये देखो, समांतर चतुर्भुज के बारे में भी जान लो। समांतर चतुर्भुज, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन, सम्मुख भुजा समांतर होनी चाहिए, बस। सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए, कोण और फर्क ही नहीं पड़ता, बराबर और अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस सम्मुख भुजा अगर समांतर है, दोनों की बात हो रही है, इसके सम्मुख ये होती है, इसके सम्मुख ये होती है, तो मान लीजिएगा वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखो, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोण की गारंटी लेता है 90-90, ये कोण इसके बारे में बोला ही नहीं गया, इसका मतलब ये कोण की गारंटी नहीं लेता है, लेकिन ये कोण की गारंटी लेता है, तो जरूरी नहीं कि ये वाला फिगर 90 अंश लेकर आए, जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। सभी आयत वर्ग हैं, अभी अभी बता दिया। आयत वर्ग कैसे हो सकते हैं भैया, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो सभी नहीं। सभी सम चतुर्भुज वर्ग हैं, हो ही नहीं सकता। सम चतुर्भुज, उसके बारे में भी जान लो, चलो। सम चतुर्भुज, ध्यान से सुनो, ये बताया नहीं जाता है, कुछ लोग इतना बड़ा बड़ा डेफिनेशन बताते हैं, कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है सम चतुर्भुज की। ध्यान से सुनो, बस चारों भुजा बराबर, यही उसकी कंडीशन ही भैया। कोई फिगर चाहे जैसा हो, आड़ा टेढ़ा तिरछा मेढ़ा कुछ भी हो, चारों भुजा अगर बराबर है ना, तो उसको हम सम चतुर्भुज बोलेंगे। ये कोण की गारंटी नहीं लेता है, कोण कितना रहेगा, नहीं, कोण की गारंटी नहीं लेता है,
ठीक है। अब देखो सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये गारंटी मांगता है कि 90 अंश होना चाहिए तभी हम वर्ग बोलेंगे। ये कह रहा है कि चारों भुजा हम आपको बराबर दे रहे हैं, कह रहा है इतने से काम नहीं चलेगा, कोड भी की गारंटी लो, तो इसका मतलब ये हार मान जाएगा, कह रहा है हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये पहला वाला सिर्फ सही है। जितना ये बताया ना वो नोट कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर है? कैसे लिखते हैं? बहुत ही आसान। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में दही बड़ा। देखो सबसे छोटा, सबसे पहले दशमलव के पहले देखते हैं। दशमलव के पहले यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब ये सबसे पहले रहेगा, ये सबसे छोटा है। तुम्हारा काम खत्म हो गया, जाओ भैया। अब आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे। यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब ये दोनों तो बड़े हैं। इन दोनों में लड़ाई करो, पहले इन दोनों में लड़ाई करो। देखो 0 है, 0 है, अब आगे देखा जाएगा। इन दोनों को इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, ये बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये दोनों छोटी हो सकती है, लेकिन इन दोनों में कौन छोटा है वो देखो। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, अगला यहाँ 8 है, अगला यहाँ 0 है, 0 कम है, 8 बड़ा है, इसका मतलब पहले ये रहेगा फिर ये रहेगा। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, खत्म हो गया। वही तीसरा नंबर पूछा है तो कितना है? 8.08, 8.08 यानी ए वाला ऑप्शन सही है। इतना ही आसान है, याद रखिएगा। पहले दशमलव के पहले जो संख्या है उसका कंपैरिजन, अगर वो छोटी है तो छोटा माना जाएगा, बड़ी है तो बड़ा। अगर बराबर है तो दशमलव कूद करके एक अंक आगे देखेंगे, वो भी बराबर है तो फिर आगे बढ़ेंगे, वो भी बराबर है तो फिर आगे बढ़ेंगे, जब तक छोटा बड़ा क्लियर नहीं हो जाएगा। अगर किसी में खत्म हो गया तो 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्ट की पहचान कीजिए, मतलब अगली संख्या क्या होगी आपको देखना है। देखो भैया 2 से हो गया 4, 4 से हो गया 12, 12 से हो गया 48, 48 से 240। सर जी हो क्या रहा है? बहुत आसान, दिमाग लगाओ, जल्दी से दिमाग लगाओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ भैया। बहुत ही आसान है। देखो 2 में 2 से गुणा किया गया है 4, अगले में 4 3 से गुणा किया गया है, 4 3 12, अगले में 4 से गुणा किया गया 12 चौक 48, अगले में 5 से गुणा किया 48 पंजे 240। तो आप 6 से गुणा कर दो, 6 से 0 में करोगे तो 0 आएगा, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, 1440, खत्म हो गया। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। थोड़ा सा अगर 1 मिनट तक आप मेहनत से सोच लोगे ना तो इसका आंसर छूटेगा नहीं, 101% सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई इतने रुपए में दी गई है। अच्छी बात है, 18 लोग हैं। कह रहे कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और 3750 के बीच में है, मतलब इसको और इसको छोड़ करके, ठीक है, 3500 और 3750 के बीच में। देखते हैं कितने लोग हैं ऐसे। 3750 से कम है 1, बाहर है 2, 35 के बाद ना ये नहीं रहेगा, 3735 ये भी रहेगा, 3 हो गया, ये तो बाहर है। 3630 ये भी रहेगा, 3790 50 तक लेना है, 90 आगे नहीं लेना है। 3710 ये भी लेना है, 32 तो बाहर है। 3650 ये भी लेना है, 38 तो लेना नहीं है। 3475 नहीं ले सकते क्योंकि 35 है, 38 नहीं ले सकते हैं। 3580 हाँ ये ले सकते हैं, 39 तो बाहर है। 3520 इसको भी लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 मजदूर ऐसे हैं जिनकी कमाई 3500 और 3750 के बीच में है, ठीक है। तो ये हुए टोटल 16 क्वेश्चन का सत्यानाश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अलग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।